हेलो फ्रेंड्स, शौर्य क्लासेस में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जो मैं वीडियो लेके आया हूँ वो लेके आया हूँ प्री बोर्ड का जो एग्ज़ाम हुआ है अभी क्लास 10th का मैथमेटिक्स बेसिक का, उसका सॉल्यूशन लेके आया हूँ। आज हम इसमें देखेंगे कि जो सॉल्यूशन में सेक्शन 1 के क्वेश्चन है उनके आंसर क्या है और किस तरीके से उनको सॉल्व करेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है, यदि मैस है यानी कि HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 26 और 169 का 13 है, तो लेस है LCM हमको फाइंड करना है। तो क्या करते हैं, रूल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर इज इक्वल्स टू LCM इंटू HCF, लेकिन हमको LCM फाइंड करना है, ये फॉर्मूला है। तो LCM इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर अपॉन HCF। यहाँ से देख लेते हैं, पहला नंबर कितना है 26 है और दूसरा नंबर 169, ठीक है। तो इससे HCF कितना दिया हुआ है 13, 13 दूनी 26, 169 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 338 आएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, निम्नलिखित में से किस समीकरण के मूलों का योग 3 है। तो आपको पता है मूलों का योगफल क्या होता है, योग होता है -b/a। आप ऑप्शन में रख के देख लीजिए, यहाँ पे कितना है, यहाँ पे अगर मैं -b की वैल्यू कितनी है -3 अपॉन a की वैल्यू कितनी है 2, तो ये तो 3/2 आएगा, यानी कि ये नहीं है। नेक्स्ट ऑप्शन में देख लेते हैं, -b की वैल्यू 3 अपॉन a की वैल्यू -1, यहाँ सॉल्व कर देगा 3 आ गया, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक AP में a इज इक्वल्स टू -10, n इज इक्वल्स टू 6 और an इज इक्वल्स टू 10 हो तो d का मान निकालना है हमको। हमारे पास फॉर्मूला होता है an इज इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an की वैल्यू यहाँ कितनी दी हुई है 10, a की वैल्यू -10 प्लस n की वैल्यू 6 माइनस 1, हमको d फाइंड करना है। तो यहाँ से ये 10 इधर जाएगा, 10 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 5d। तो 5d इज इक्वल्स टू 20 और d इज इक्वल्स टू 20 अपॉन 5, यानी कि 4 आंसर। 4 ऑप्शन क्या है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 उसने दिया है, एक AP है 10, 6, 2 अप टू 16 टर्म तक उसके पदों का योग निकालना है। तो आपको दिख रहा है ये डिक्रीजिंग ऑर्डर में, यानी कि घटते हुए क्रम में है। तो आपके लिए 16 पदों का योग निकालना है हमको। तो आपको फॉर्मूला पता है SN इज इक्वल्स टू n/2 ट्वाइस a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये फॉर्मूला होता है। a देख लेते हैं क्या है, a आपका 10 है, d कितना है 6 माइनस 10 यानी कि माइनस का 4, और n कितना है 16 पदों का योग फाइंड किया है। तो आपका S16 कितना आ जाएगा 16/2 ट्वाइस a की वैल्यू 10 प्लस n माइनस 1, n की वैल्यू कितनी है 16 माइनस 1 और d की वैल्यू कितनी है -4। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 8 आएगा, यहाँ 20 आएगा, माइनस प्लस माइनस और 15 इंटू 4, तो यहाँ जाएगा 8, 20 माइनस 15 चौक 60, यहाँ जाएगा 8 गुणा माइनस का 40, यानी कि माइनस का 320। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, उसने बोला है बिंदु P -6,8 है और मूल बिंदु क्या होते हैं आपके 0,0, इनके बीच की दूरी। तो दूरी क्या होती है दो पॉइंट्स के बीच की, अंडर रूट ये x1 ये y1 ये x2 और y2। तो फॉर्मूला होता है x2 माइनस x1 यानी कि 0 माइनस प्लस हो जाएगा इसका होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस 1 0 माइनस 8 का होल स्क्वायर। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, -8 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आ जाएगा अंडर रूट में 36, 64, 100। तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी 10 21 का राइट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। ये क्वेश्चन दिया था ट्राइंगल ABC में, यदि DE पैरेलल टू BC यानी कि DE समांतर है BC के, तो x का मान निकालना है। यहाँ पे लगी हुई है BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम। आपसे इस पेपर में BPT का प्रूफ भी पूछा है, इसलिए फाइनल एग्जाम के लिहाज से ये क्वेश्चन, ये थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। BPT में क्या होता है, वो कहता है BPT में AD अपॉन DB
इज इक्वल्स टू ए ई अपॉन ई सी होना चाहिए। तो इसका यूज़ कर लेते हैं। यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस थ्री अपॉन थ्री एक्स प्लस 19। यहाँ हो जाएगा एक्स अपॉन थ्री एक्स प्लस 4। जरा इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो यहाँ से आ जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 9x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 3x स्क्वायर प्लस 19x। 3x स्क्वायर से 3x स्क्वायर कैंसिल, 9 और 4 13x प्लस 12 इज इक्वल्स टू 19x। तो यहाँ से आएगा, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा 6x इज इक्वल्स टू 12। यहाँ से वैल्यू आ जाएगी x की वैल्यू 2। हमसे यही फाइंड किया था, मैंने इसमें ऑप्शन नहीं लिखे। ऑप्शन नंबर आपका डी सही है, ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये कहता है इसमें, यदि त्रिभुज ए बी सी किसके सिमिलर है। एक त्रिभुज ले लेते हैं, एक त्रिभुज ये है और एक त्रिभुज बड़ा ले लेते हैं। ये एक दूसरे के समरूप हैं, सर्वांग सम नहीं है, समरूप है, सिमिलर हैं। तो उसने बोला ये ए बी सी, तो इसी तरीके से एफ ई डी होना चाहिए। जैसे सर्कुलर मोशन में लेते हैं तो ए की वैल्यू कितनी है 60, बी की वैल्यू 50। तो आपको पता है ट्राइंगल का सम कितना होता है, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल्स टू होना चाहिए 180। तो एंगल सी की वैल्यू आ जाएगी 180 माइनस 60 माइनस 50। यहाँ से आंसर आना चाहिए 6 5 11 70, यानी कि इसकी वैल्यू कितनी होनी चाहिए 70। आपको पता है सिमिलरिटी रूल से अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो उनके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स भी सिमिलर होंगे। तो उसने हमसे पूछा है एंगल डी की वैल्यू, एंगल डी की वैल्यू, तो अगर ये 70 है तो ये भी 70 होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में उसने बोला है लंबाई 6 मीटर वाले एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ की भूमि पर छाया की लंबाई 4 मीटर है, यानी कि एक स्तंभ ये था, इसकी भूमि पर छाया ये आपका 6 मीटर, इसकी भूमि पर छाया कितनी बन रही है 4 मीटर। ठीक है, इसको मैं ए बी सी नाम ले लेता हूँ, वैसे तो सिमिलरिटी वाला क्वेश्चन है। और एक मीनार की छाया की लंबाई 28 है। उसने बोल दिया एक ये मीनार है, इसकी छाया की लंबाई 28 है, तो इसकी हाइट फाइंड करनी है। तो सिमिलरिटी वाले केस में क्या होता है, हाइट जो कॉरस्पॉन्डिंग साइड होती है उनको इक्वल रख लेते हैं। तो 6/x इज इक्वल्स टू 4/28। ठीक है, तो यहाँ से क्या होगा 4 से 4 सत्ते 28, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6 गुणा 7 यानी कि 42 मीटर। ये तो कोई भी हार्ड क्वेश्चन नहीं है अभी तक, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। 9th क्वेश्चन दिया है, यदि एक बिंदु O से बिंदु P से O केंद्र वाले किसी वृत्त पर PA PB स्पर्श रेखाएं परस्पर 70 के कोण पर झुकी है तो POB की, मैं डायग्राम से समझाता हूँ। ये एक सर्कल है, ठीक, ये इसका सेंटर है O, एक कोई पॉइंट है P, इस पर दो क्या है, ये टेंजेंट है, स्पर्श रेखाएं हैं। ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो एंगल है ये कितना दिया है 70 डिग्री। आपको पता है कोई भी जो स्पर्श रेखा होती है वो केंद्र पर 90 डिग्री का कोण बनाती है, यानी कि ये कोण कितना होगा 90। इसी तरीके से ये कोण कितना होगा 90। उसने हमसे ये वाला कोण पूछा है, तो आप बताइए अगर ये पूरा 70 है तो ट्राइंगल ओ पी, इसको ले लेते ए और बी, ओ पी बी किसके सिमिलर होगा, कॉन्ग्रेंट होगा, बल्कि क्या होगा कॉन्ग्रेंट, यानी कि सर्वांगसम ओ पी ए के। तो इस कंडीशन में ये एंगल भी 35 होगा और ये एंगल भी 35 होगा। तो ट्राइंगल ओ पी ए में ये तो एंगल ए तो हो गया 90 डिग्री, एंगल पी हो गया 35 डिग्री, तो एंगल ओ कितना हो जाएगा 180 माइनस 90 प्लस 35। आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 180 माइनस 5 9 3 12 125, 180 में से ये जाएगा तो 55 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। अब आइए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा था। क्या है इसमें, ये थ्योरम है, कंडीशन है। अगर इस डायग्राम में यदि ए ओ बी 125 डिग्री है तो सी ओ डी की माप बताइए। बहुत से बच्चों ने 125 लगा दिया, वर्टिकली अपोजिट एंगल का फॉर्मूला यहाँ पे, बट ऐसा नहीं है।
यहाँ क्या है, अपोजिट साइड्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ये आपको ध्यान रखना था कि जब किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर कोई सर्कल, मतलब कोई सर्कल को सर्कमस्क्राइब करेगा क्वाड्रिलेटरल, तो इसकी अपोजिट साइड सेंटर पर क्या करेंगी, सप्लीमेंट्री एंगल बनाएंगे, यानी कि ये एंगल प्लस ये एंगल, इनका सम, इसको मैं अगर x मान लेता हूँ, x प्लस 125, इनका सम कितना होना चाहिए, 180 होना चाहिए। तो x की वैल्यू हो जाएगी 180 माइनस 125, यानी कि इसका आंसर था 55 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये आपका एक प्रूफ है, इसको याद रखना है आपको कि जब भी अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइबिंग ए सर्कल सबटेंडेड सप्लीमेंट्री एंगल एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। ठीक है, यहां देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सेक स्क्वायर 60 प्लस कॉसेक 30 का मान निकालना है। तो आपको पता है सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2, तो 2 का स्क्वायर प्लस कॉसेक 30 की वैल्यू 2 होती है, तो 2 का स्क्वायर तो हो गया 4 और प्लस 2 यानी कि 6 का आपका ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है, ट्रिग्नोमेट्री से काफी क्वेश्चन पूछे गए हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है यदि tan a = 1 तो sin a और cos a की वैल्यू निकालनी है। आपको पता है उसने बोला tan a = 1, tan a = tan में 1 किसकी वैल्यू होती है, 45 डिग्री, तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 45 डिग्री। आप यहाँ रख दीजिए sin 45 इंटू cos 45। sin 45 की वैल्यू 1/√2 और cos 45 की वैल्यू भी 1/√2 होती है, तो यहाँ से आपका आंसर 1/2 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यदि tan x = sin 45 cos 45 प्लस sin 30, तो x का मान निकालना है, वैल्यू रखनी है आपको डायरेक्ट। tan x = sin 45 की वैल्यू 1/√2, cos 45 की 1/√2, sin 30 की 1/2, तो यहाँ से आ जाएगा 1/2 प्लस 1/2, आधा और आधा 1, तो tan x = tan 45, एक किसकी वैल्यू होती है 45 की, तो यहाँ से x = कितना आ गया 45 डिग्री। ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन है 140 मीटर डोर से जुड़ी हुई एक पतंग 70 मीटर की ऊंचाई पर उड़ रही है, भूमि से उसकी पतंग की डोर का झुकाव पूछा है। ये पतंग की ऊंचाई है 70 मीटर, ये डोर है उसकी कितनी है 140 मीटर, तो उसने ये आपका एंगल पूछा है कि किस एंगल पर झुकी हुई है। तो अगर मैं इसको थीटा मान लेता हूँ, तो आप एक चीज़ बताइए, ये परपेंडिकुलर हो गया, ये हाइपोटेनस हो गया, तो किस फॉर्मूले में पी और एच का यूज़ होता है, आपको याद होना चाहिए साइन थीटा = था परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो साइन थीटा = परपेंडिकुलर कितना है 70 अपॉन हाइपोटेनस कितनी है 140, यानी कि 1/2। और आपको पता है साइन में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, साइन 30 डिग्री, तो थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। इस क्वेश्चन को देख लेते हैं, ये क्वेश्चन अच्छा है, हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है। आकृति में डीसी का मान क्या है, आकृति में हमको ये वाली वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप देखिए ट्राइंगल ए डी बी में, इस वाले ट्राइंगल में इस वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूँ मैं, तो tan 45 डिग्री बराबर क्या होना चाहिए बी डी अपॉन ए डी। tan 45 का मान 1, तो बी डी अपॉन ए डी की वैल्यू कितनी है 6, तो यहाँ से बी डी की वैल्यू कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, यानी कि बी डी की वैल्यू भी 6 सेंटीमीटर आ गई। अब आपको सिर्फ डी सी निकालना है, तो ट्राइंगल किस में सी डी बी में, सी डी बी में tan कितना लगा दीजिए 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी कि बी डी अपॉन डी सी, तो यहाँ से डी सी की वैल्यू आ जाएगी, बी डी की वैल्यू कितनी है 6 अपॉन tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3, तो यहाँ पे आपकी वैल्यू आ गई 6√3 सेंटीमीटर। ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 क्या कहता है, एक वर्ष में से एक माह चुना गया, इसके 31 दिन होने की प्रायिकता। आपको पता है टोटल मंथ्स कितने होते हैं 12, ठीक है, और 31 जिसमें 31 दिन होते हैं वो कितने मंथ हैं जरा देख लेते हैं। एक तो होता है आपका जनवरी, एक होता है
मार्च, एक होता है मई, एक होता है जुलाई, फिर अगस्त, अक्टूबर और उसके बाद दिसंबर। तो टोटल कितने हो गए ये? 1 2 3 4 5 6 7 0 7। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या हो गया? टोटल आउटकम और नहीं फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। तो फेवरेबल कितने हैं? 7। तो 7/12 यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट है। यानी कि एक वर्ष में ऐसे महीने चुने जाएं जिनमें 31 दिन हो। तो ऐसे कितने महीने होते हैं? सिर्फ 7 महीने होते हैं जिसमें 31 दिन होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? 3 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के त्रिज्याखंड की चाप। उसने एक हमको सर्कल दिया है जिसका सेंटर ओ मान लिया। यहाँ पे ना ये त्रिज्या आपकी 3 सेंटीमीटर है। एक चाप लगाया है, यानी कि बात इसकी कर रहा है। इसकी लंबाई कितनी दी उसने? 6 सेंटीमीटर। तो इसका एरिया पूछ लिया उसने हमने। तो एरिया ऑफ सेक्टर क्या होता है? एरिया ऑफ सेक्टर यानी कि त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल क्या होता है? RL/2 यानी कि त्रिज्या गुणा लंबाई, चाप की लंबाई बटे 2। तो त्रिज्या कितनी है? 3। चाप की लंबाई कितनी है? 6 बटे 2। 2 से 3 जाएगा, 3 तिया 9। मैंने यहाँ पे भी ऑप्शन नहीं लिखे थे, यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका डी, ऑप्शन नंबर डी है। क्या था? 9। तो ये ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट है, 9 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 में बोल रहा है वो, एक थैले में 4 काली 5 पीली 6 सफ़ेद गेंद है। 4 काली हो गई, 5 पीली हो गई और 6 सफ़ेद, ब्लैक, येलो और वाइट। तो टोटल कितनी हो गई है? टोटल हो गई आपकी 6 4 10 5 15। ठीक है, टोटल। ठीक, तो उसने बोला एक गेंद यदृच्छा निकाली गया है तो उसके सफ़ेद ना होने की प्रायिकता। तो सफ़ेद गेंद तो 6 हैं, सफ़ेद ना होने के अलावा कितनी बचती है हमारे पास? 9 गेंदें। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, हमारे पास कितनी गेंद ऐसी हैं जो सफ़ेद नहीं है? 9 बटे टोटल कितनी गेंद है हमारे पास? 15। तो फेवरेबल आउटकम अपॉन आपका टोटल आउटकम। तो इसे 3 तिया 9, 3 पंजे 15, 3/5। ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पे करेक्ट है। अब ये 2 क्वेश्चन थे अभिकथन और कारण वाले। ठीक है, यहाँ पे मैंने इनके ऑप्शन नहीं लिखे, क्वेश्चन लिख लिया। अभिकथन ये है कि बहुपद x² - 2 के 2 शून्यांक होंगे। आपको भी पता है जब घात 2 है तो उसके x² - 2 = 2 रखता हूँ तो x² बराबर 2, तो x बराबर ±√2 यानी कि 2 शून्यांक हो गए। और एक द्विघात समीकरण के अधिकतम 2 शून्यांक हो सकते हैं, अधिकतम 2 शून्यांक हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात। यानी कि ऑप्शन नंबर ए जिसमें था ए, ऑप्शन नंबर ए में था आपका कि बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है, सही व्याख्या करता है, आर ए की सही व्याख्या करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट था। दोनों ही ऑप्शन ठीक है। इसलिए अब यहाँ पे आ जाते हैं। यहाँ पे दिया है समीकरण निकाय अभिकथन है 2x - 3y = 7, 4x - y = 5 का एक अद्वितीय हल है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे, रूल ये कहता है यदि a1/a2 डज नॉट इक्वल टू b1/b2 तो क्या आ जाएगा आपका? यूनिक सॉल्यूशन। ठीक, ये आपको पता होना चाहिए। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो एक ही अद्वितीय हल आएगा आपका। ठीक है, और इसमें दूसरा कंडीशन दिया है समीकरण निकाय a1x + b1y = c। 2 इक्वेशन दे दी तो यहाँ पे ही कंडीशन दे दी, यानी कि ए, यहाँ पे भी ऑप्शन नंबर ए क्या आएगा? बोथ ए एंड आर ट्रू, यानी कि दोनों ही ट्रू हैं। और आर क्या है? सही डेफिनेशन है ए की, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे भी होगा। आई होप आपको ये 20 के 20 क्वेश्चन समझ में आए होंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं कोशिश करूँगा कि जो बचा हुआ पेपर है उसको 2 पार्ट्स में ला सकूँ। ये बेसिक का था, स्टैंडर्ड का भी आएगा, लेकिन आप इसी तरीके से क्वेश्चंस को देखते रहिए। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिए ताकि मैं आगे भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस ला सकूँ। और साथ ही मैंने पुराने वीडियोज़ में
अपने पुराने वीडियो में। मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ जो क्वेश्चन नंबर 23 था, क्वेश्चन नंबर 23 स्टैंडर्ड का, उसका क्वेश्चन का एज इट इज़ प्रूफ मेरा ट्रिग्नोमेट्री के 4th वाले वीडियो में मिलेगा आपको। बहुत से क्वेश्चन ऐसे थे जो मेरे पुराने वीडियो से ही आए हुए हैं, तो आप उन वीडियोस को भी देखिए जिसमें मैंने क्वेश्चंस कराए हैं, अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लिए हैं। और आज के लिए इतना ही। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद।